नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत हम विनायक दामोदर सावरकर की वीर गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार इस सिलसिले में देख रहे हैं कि सावरकर ने किस तरह से उनकी पूरी जिंदगी की एक तरह से हम कहानी कह रहे हैं। तो आज की कड़ी 7वीं कड़ी है और 7वीं कड़ी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जेल में रहते हुए सावरकर लगातार माफीनामे लिख रहे थे, दया याचिकाएं लिख रहे थे अंग्रेजों के नाम पे और उन याचिकाओं में तमाम तरह की मिन्नतें कर रहे थे। उनका कोई असर अंग्रेजों पर होता नहीं दिख रहा था। सवाल उठता है कि इसके अलावा जेल में रहते हुए सावरकर क्या कर रहे थे? उनकी गतिविधियां क्या थी? ये सब जानते हैं कि जेल में रहते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसने भारतीय राजनीति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी किया। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जेल में रहने के दौरान जब उनकी दया याचिकाएं एक के बाद एक खारिज हो रही थी, तो उसका सावरकर के मन पर क्या असर पड़ा? क्या आजादी को लेकर उनका संकल्प और मजबूत हुआ? अंग्रेजों के प्रति जो नफरत थी, जो उनके खिलाफ गुस्सा था, वो बढ़ा या घटा? उनकी पूरी जो छवि है, जो उनका व्यक्तित्व है, उस पर उसका क्या असर पड़ा? क्या उनका कायाकल्प हुआ? वो कितने बदले? तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि सावरकर के माफीनामों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से उनके माफीनामे एक के बाद एक अंग्रेजों ने खारिज कर दिए विभिन्न ग्राउंड पर। सवाल उठता है कि 1911 में गिरफ्तारी के बाद इतने लंबे अरसे तक जेल में रहे, तो उसका सावरकर के मन पर, दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा? उनमें क्या बदलाव आए? वो अंग्रेजों के खिलाफ और भी ज्यादा संकल्पबद्ध हुए या उनके संकल्प टूट गए? ये इस बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, इनकी जो बायोग्राफीज़ हैं वो ये बताती हैं कि जेल में शुरुआत में तो उनको बहुत यातनाएँ दी गई, पर धीरे-धीरे उनका जो काम था कोल्लू में काम करने का या फिर दूसरे कोकोनट जो नारियल के इससे रस्सी बनाने का, उसको छोड़कर बाद में उनको मुंशी का काम दे दिया गया और उनका आइसोलेशन तो बहुत था। और जहाँ तक अंडमान का सवाल है, उसमें ऐसा लगता है कि उनके विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा था। एक तो उनके माफ़ीनामों की जो श्रृंखला है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि वो अंग्रेज़ सरकार के प्रति बार-बार अपनी वफ़ादारी व्यक्त करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं अब आपका हो जाऊँगा, अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो आपका हो जाऊँगा। यानी अंग्रेज़ों के प्रति उनका जो एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड था, ब्रिटिश विरोधी उनका जो रवैया था, वो तो एक बदल कर एक ब्रिटिश समर्थक रवैया उनके माफ़ीनामों से भी दिखता है और वो केवल एक चालाकी नहीं थी, वो उनके जीवन में आखिर में बाद में प्रतिबिंबित भी होता है। और यहाँ से अंडमान से बाद में उनको भेजा गया अलीबाग, रत्नागिरी और येरवड़ा जेलों में। तो कहते हैं कि शुरू में तो जब वो अंडमान में थे तो पत्थर से दीवारों पर लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, दूसरी चीज़ें भी लिखते थे, ऐसा कहते हैं। पर उसमें पूरी किताब जो है वो तो उनकी रत्नागिरी में जब जेल में थे तो उस समय लिखी। और इसी बीच उनकी जो मुस्लिम विरोधी मानसिकता ज़्यादा मजबूत होती गई। हमने देखा है कि बचपन में भी उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मस्जिद पे हमला किया था और फिर 1921 का जब उन्होंने मोपला सुना, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसको भी उन्होंने एक मुस्लिम विरोधी टर्न दिया और यहाँ से उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को एक मजबूती देने का काम किया। उनके विचारों में जो चल रहा था ये इसी की परिणति उनकी एक किताब में हुई, जो किताब 1923 में बाहर आई। और उसके पहले इतना मैं एक बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व जो शब्द है, ये 1892 में चंद्रनाथ बासु, जो उस समय हिंदू सांप्रदायिकता के समांतर चल रहे थे, चंद्रनाथ बासु ने हिंदुत्व शब्द की कल्पना की, जो हिंदू धर्म से अलग था। और इसी कल्पना को सावरकर ने एक किताब का रूप दिया और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से, गहराई से किया और उसको हम देख सकते हैं। पर जैसा आप कहते हैं कि ये किताब
संकीर्ण राष्ट्रवाद वालों की, हिंदू संकीर्णता वालों की एक टेक्स्ट बुक सरी की हो गई, जिसको कहते हैं बाइबल या गीता, तो एक पॉपुलर लैंग्वेज में कहते हैं, उनकी आधार किताब हो गई। और उनका जो इतना महत्व है हिंदू राष्ट्रवादी सर्कल्स में, हिंदू राष्ट्रवादी इसमें, वो इस किताब के कारण है, क्योंकि उनके जी जीवन में उन्होंने जो किया उसमें उन्होंने जो इनको एक वैचारिक आधार प्रदान करने का काम किया। इसमें मोटे तौर पे मैं इतना बता दूं कि उन्होंने दो चीज़ों को किया। एक तो पहले हिंदुत्व शब्द के बारे में उन्होंने बताया कि हिंदुत्व शब्द ये कोई केवल धर्म नहीं है, ये पूरा हिंदूपन है, हिंदूनेस, टोटल हिंदूनेस। और इसका वो 3 आधार बताते हैं। पहला आधार है नस्ल, रेशियल, जो उन पे प्रभाव था इसका मैज़िनी का, इटालियन राष्ट्रवाद का, उसमें नस्ल की बहुत केंद्रीयता है, तो उन्होंने आर्य नस्ल को लिया। फिर दूसरा संस्कृति को लिया, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के आधार पे, और तीसरा सिंधु से लेके समुद्र तक की ज़मीन को लिया, तो इसको उन्होंने हिंदुत्व कहा। तो आज भी इसके बारे में कई बार कन्फ्यूजन चलते हैं, पर सावरकर इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली लिखते हैं। पता नहीं इसको आगे लोगों ने अभी बदलने की कोशिश की है और हिंदुत्व और हिंदू धर्म को एक तरीके से जोड़ देते हैं। वो सावरकर इसको बिल्कुल अलग, क्लियर उसको फर्क बताते हैं। एक दूसरा, उन्होंने देखिए अभी जैसे मुसलमान की परिभाषा बहुत आसान है, जो मोहम्मद साहब में को आखिरी पैगंबर माने, कुरान को अपनी पवित्र किताब माने, और ये सब चीज़ों के कारण। पर ऐसा हिंदू धर्म में बहुत विविधता है, और ये विविधता बहुत उसकी एक ताकत भी है, और उसकी एक लोमहर्षक चीज़ भी है। इसको उन्होंने सीमित करने की कोशिश की, और सीमित करके उन्होंने कहा हिंदू वही है जो इस भूमि को पितृभूमि, मातृभूमि की शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते, वो पितृभूमि शब्द इस्तेमाल करते हैं। पितृभूमि शब्द क्योंकि जो भी आप देखिए यूरोपियन फाशीवादी राष्ट्रवादी ज़्यादातर फादरलैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वो शब्द फादरलैंड इस्तेमाल करते हैं। पितृभूमि और पुण्यभूमि, जहाँ भाई उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वही हिंदू है। तो ये दो चीज़ों के कारण उनका महत्व हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा में बहुत मजबूत हो गया। और जहाँ तक ब्रिटिश विरोध का सवाल है, हमने देखा उनके माफ़ीनामों में, तो वो तो यहाँ तक कह चुके कि मैं पूरी तौर से आपका हो जाऊँगा, आप जिस प्रकार से मुझे काम कहेंगे मैं वही काम करने के लिए तैयार हूँ, आपकी सेवा करने के लिए पूरी तौर से प्रतिबद्ध हूँ। तो जेल में जो 1924 तक वो रत्नागिरी में जेल के अंदर थे, और इसके बाद उनको छूट दी गई कि आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। पर शर्त ये लगाई गई, जो शर्त उन्होंने स्वीकार भी की, शर्त ये लगाई गई कि आप नंबर 1 रत्नागिरी छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जी, इन शर्तों पर हम आगे वाले एपिसोड में बातचीत करेंगे जी, प्रोफेसर पुंजानी। मैं ये जानना चाहता हूँ, तो क्या ये सावरकर के लिए जेल का जो कारावास था वो एक टर्निंग पॉइंट था? जी, 11 के पहले वो ठीक है हिंदुत्ववादी थे, लेकिन एक क्रांतिकारी भी थे किसी हद तक। अंग्रेजों के खिलाफ वो एक मुहिम भी चला रहे थे, और अंग्रेज अफसर की हत्या करने में भी उनका हाथ था, जिसके लिए उनको सजा हुई। और यहाँ जेल में रहने के बाद वो एकदम से ब्रिटिश समर्थक भी हो गए, और उनका एक रुझान हिंदुत्व की तरफ पूरी तरह से बढ़ गया, और उन्होंने अपने को हिंदुत्व पर केंद्रित कर दिया, और हिंदुत्व की जो अवधारणा है उसको एक सैद्धांतिक रूप दिया, और उसमें ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये दरअसल एक राजनीतिक अवधारणा है, इसका जी, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुत्व एक राजनीतिक कार्यक्रम है, एक एजेंडा है, और उसके जी, तहत वो एक हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। तो ये जी, मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि ये जेल में रहकर उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था। उसके तहत ये किताब लिखी उन्होंने, और जेल से निकलने के बाद उसी पूरी तरह से उसमें समर्पित हो गए। इसमें मैं थोड़ा जोड़ूंगा कि जो उनका योगदान जो हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए मुख्य रूप से ये है कि उन्होंने ही इस अवधारणा को एक गहराई दी। तब तक जैसे मैंने कहा चंद्रनाथ बासु ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, पर वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, उसकी उन्होंने ज़्यादा परिभाषा नहीं दी। तो और सावरकर ने एक सैद्धांतिक हिंदू राष्ट्र के एक सैद्धांतिक व्यक्ति के रूप में उसको पूरी तौर से आउटलाइन किया, उसकी रूपरेखा दी, और उसमें
उसको उन्होंने ये प्रदान किया। और इसी से लोग इंस्पायर होके बाद में, जैसे हेडगेवार हैं, उन्होंने आरएसएस की स्थापना भी की, तो उसमें इसका भी प्रभाव था। तो पहले जैसे वो थे 1911 के पहले, वो निश्चित रूप से ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। पर जैसे मैंने बताया कि क्रांतिकारियों में भी दो प्रकार थे। एक प्रकार थे वो जो फाशीवादी के विचारों से, उनके जनक के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे, और दूसरे वो जो थे जो वामपंथी सोशलिस्ट विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे, जैसा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। और अभी अभी वो सरदार उधम फिल्म भी आई है, तो उसमें भी हमें वही देखने को मिलता है कि ज़्यादा क्रांतिकारी जो थे वो प्रगतिशील विचारों से जुड़े हुए थे, और वो पूरी मानवता को एक देखते थे। उसमें ये बात आई तो मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि सरदार उधम में वो भगत सिंह का बहुत एडमायरर रहता है, और जब उससे नाम पूछा जाता है तो वो अपने हाथ पे जो टाटू है वो दिखाता है, और वो है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और ये बात ब्रिटिश को बहुत डराने वाली लगी कि ये व्यक्ति सभी धर्मों के जोड़ने की बात कर रहा है। और इसके अलावा, इसके अलग सावरकर को देखिए, वो यहाँ हिंदुत्व को एक परिभाषित कर रहे हैं, और मुसलमानों और क्रिश्चियंस को इनकी राष्ट्रीयता पर संदेह कर रहे हैं, उनको विदेशी बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो थी, जिसके कारण वो, उनका थिंकिंग, उनका सोच ब्रिटिश के सोच से बहुत मैच करता था, मिलता जुलता था। जी, प्रोफेसर पुनियानी, जैसा आपने कहा कि हिंदुत्व शब्द चंद्रनाथ बसु पहले दे चुके थे, तो बहुत सारी चीजें सावरकर ने दूसरों से ली हैं। जैसे लोकमान्य तिलक कहते थे कि ब्राह्मण जो है वो आर्यों के वंशज हैं, वो बाकायदा इस पर अपनी किताब में उसको लिख चुके हैं। इस तरह से जो हिंदूवादी सोच वाले नेता थे पहले, उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले ही दे दी थी। इसमें दूसरे नेताओं के नाम भी जोड़े जा सकते हैं, और उनको एक सिद्धांत के रूप में पेश किया इस किताब में सावरकर ने। क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। पर इसमें एक ही फर्क है कि तिलक जब कहते हैं कि हम आर्यों के वंशज हैं, तो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये जो पूरा उस समय, यानी ब्राह्मण शब्द ये ज़्यादातर अलग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये उस समय समाज के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं। भले ही उसमें ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है, वो हमारी समझ के लिए है, पर तिलक भी कहते हैं कि हम आर्यों के वंशज हैं जो मध्य एशिया से आए। और खैर, सावरकर तो, जैसा शायद हमने पिछली बार इसकी बात की थी कि सावरकर ने जो शुरू किया था विनायक फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, तो सावरकर उसके भी बहुत मानने वाले थे, वो तिलक से भी बहुत प्रभावित थे। तो आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि उनके आने के 1911 के बाद, 1911 तक तो ज़्यादा उनका फोकस था ब्रिटिश विरोध, ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्याएं करवाना वगैरह वगैरह। अब उनका ज़्यादा जो सोच हो गया कि जो भी लोगों ने मोटे तौर पर हिंदुत्व के आसपास कुछ विचार रखे, क्योंकि ये विचारधारा एकदम तो नहीं बन गई। चंद्रनाथ बासु कुछ कह के गए, तिलक ने कुछ अलग से बातें रखी, तो इन्होंने सबको एक जोड़ के जो मिश्रण बनाया, और उसमें फिर उनका जो बचपन का मुस्लिम विरोध था वो भी आ गया। तो इनको मिला के जो उन्होंने जोड़ बनाया, उसको वो हिंदुत्व में पूरी तौर से आया, और इसीलिए ये हिंदू राष्ट्रवाद की वैचारिक आधारशिला बन गया। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो आंदोलन था आर्य समाज का, उससे भी वो प्रभावित थे? बंगाल में कुछ इस तरह के पुनरुत्थानवादी आंदोलन चल रहे थे, वो भी प्रेरणा के स्रोत बने उनके? कह सकते हैं। इसमें तो वास्तविकता यही है कि जैसे उस समय बंगाल में ऐसे काफ़ी आंदोलन चल रहे थे, और वो शुरू में बंगाल में अनुशीलन समिति के साथ भी जुड़े थे, और उन्होंने बाद में एक पत्रिका भी निकाली जो इस प्रकार के पुनरुत्थानवादी हिंदू धर्म के बारे में बात करते थे। उसके बारे में उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली, और तो इसका भी प्रभाव उन पर निश्चित रूप से दिखता है। तो सावरकर जेल में रहकर एक पूरी तरह से क्रांतिकारी से हटकर एक हिंदुत्ववादी बन गए। उन्होंने हिंदुत्व पर एक किताब लिखी, और फिर अब जब वो छूटेंगे तो उनका मिशन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं रहेगा, उससे वो पूरी तरह तौबा कर चुके होंगे, और अब वो केवल हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो भी
उन्होंने इसमें इस किताब में तजवीज़ दी हैं, उन पर अमल करेंगे और उसके लिए संगठित करेंगे हिंदुओं को और एक अभियान चलाएँगे। इसका बाद में हम लोग विस्तार से देखेंगे ही। लेकिन मोटे तौर पर इस एपिसोड के अंत में हम ये कह सकते हैं कि जेल में इस तरह का बदलाव सावरकर पर हुआ। हाँ, मैं उसमें यही कहूँगा कि ये जेल का टर्म उनके जीवन के लिए एक बदलाव का बिंदु था। ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी से ब्रिटिश समर्थक विभाजनकारी राजनीति के समर्थक के रूप में वो जेल से बाहर उभरे। तो अब सवाल यही उठता है कि जो उनके मानने वाले हैं वो केवल जेल में जाने का पहला वाला भाग देखते हैं जो ब्रिटिश विरोधी है, पहला भाग वहाँ से लेते हैं और दूसरा भाग उनकी हिंदुत्व की विचारधारा को लेके चलते हैं। और उनकी आलोचना का आधार यही है कि पहले वो ब्रिटिश विरोधी थे और बाद में पूरी तौर से वो ब्रिटिश समर्थक बन गए। पहले वो भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते थे, अब वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स पिक्चर, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। ये इसको जब लोग पूरा नहीं देखते तो उनका या तो अंधानुकरण करते हैं या पूरी इनकी आलोचना करते हैं। तो उनके पहले भाग के जो उनका योगदान था उसको भी देखने की ज़रूरत है और दूसरे भाग में उन्होंने जो पूरी तौर से राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रकार से स्प्लिट करने की बात की, राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होने की बात की, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो सावरकर का पूरा चित्र एक प्रकार से रोचक है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका और दर्शकों हम आपसे उम्मीद करते हैं, गुज़ारिश करते हैं कि इस एपिसोड पर या पिछली कड़ियों पर आपकी जो प्रतिक्रियाएँ रही हैं या आप जो उनसे जुड़े प्रश्न आपके मन में उठते रहे हैं, उन पर अपनी टिप्पणियाँ इस वीडियो के साथ ज़रूर दर्ज कराएँगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उन्हें देखकर अगली कड़ियों के बारे में निर्णय ले सकें और उनके बारे जो आपके सवाल हैं उनके जवाब भी उनमें शामिल कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।